हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आज का जो क्लास हम लोगों का होगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्लासेज हम लोगों ने देखी उसी के क्रम में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्लासेज आप लोगों को मिल रही हैं, चाहे वो हिस्ट्री की क्लासेज हों, चाहे वो ज्योग्राफी की हों या पॉलिटी की हों, जिन क्लासेस को दिया जा चुका है पहले से ही, और साथ ही साथ जो चल रही हैं आपकी रीजनिंग की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, इन्वायरमेंट की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, ये सारी क्लासेज आप लोगों के लिए बड़े उपयोगी हैं। आप इसको देखिए, एग्जाम में आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके एक्सरसाइज वगैरह भी आप करते रहें, रेगुलरली उस पर अपना वर्कआउट करते रहें, जैसे कि आपको एक अच्छी पकड़ उस विषय पे हो जाए। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आप पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको एक अच्छी समझ बना पाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग बात सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी है। हिंदी में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिंदी प्राचीन भाषा संस्कृत से कैसे डेवलप करती हुई पाली प्रकृत अपभ्रंश होती हुई अवहट होती हुई प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी के रूप में कैसे अपना विकास करती है, ये विकास क्रम हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने देखा कि हिंदी जो अपनी भाषा है वो भारत के किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसकी 5 बोलियाँ हैं, 5 उपभाषाएँ हैं, उसके बारे में देखा। और इससे संबंधित 18 बोलियाँ जो थी उनको हमने देखा। और उन 18 बोलियों में से जो 3 महत्वपूर्ण बोलियां रहीं, ब्रज है, अवधी है और खड़ी बोली जो आपकी है, ये 3 भाषाएं हम लोगों ने देखी। उपभाषाएं जो थी एक तरह से बोलियां थी, वो भाषाओं में परिवर्तित हुई। वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने यहाँ तक आप लोगों को देख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि आज़ादी से पूर्व जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था, मोस्टली उसमें देखें अगर हम तो 1900 से लेकर के और उसके बाद में आज़ादी तक का जो दौर आता है 1947 तक, वहाँ तक देखते हैं हम लोग अंग्रेज़ों का क्या योगदान रहता है, या जो समाज सुधारक लोग रहे हैं उनका क्या रोल रहता है। उसमें समाज सुधारक जो धार्मिक संस्थाएं रहती हैं या सामाजिक संस्थाएं रहती हैं, उनका हिंदी के विकास में क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे कि उसमें से आपने तिलक के बारे में देखा, गांधी जी के बारे में देखा, इन लोगों ने अपनी क्या राय रखी, किसी देश की भाषा के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। और साथ ही साथ इसमें हिंदी का कैसे विकास हुआ, इसको हम लोगों ने देखा। आज के दौर में हम लोग देखेंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद में फिर कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ और कैसे हिंदी जो है हमारी राजभाषा के रूप में एडॉप्ट की गई। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। और कोई राजभाषा कैसे होती, कौन सी होती है राष्ट्रभाषा। जैसे लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा तो उसमें हम लोगों ने देखा था राष्ट्रभाषा के बारे में। तो एक बात आप जान लें कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा, कोई एक भाषा नहीं घोषित की गई। तो भारत में राष्ट्रभाषा के बारे में जिक्र ना हो करके राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। कारण ये है कि राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है कि जो राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा हो, और भारत विविधताओं से संपन्न राष्ट्र है। इसमें नाना प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं। कुछ दूरी पर आप गुजरेंगे तो आपकी भाषा यहाँ परिवर्तित होती चली जाएगी। कुछ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर करें तो वहाँ की लैंग्वेज परिवर्तित होती रहती है। भारत विविधताएं अपने में सिमटा हुआ एक राष्ट्र ऐसा है जहाँ विविधताएं लैंग्वेज के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन की विविधताएं आपको देखने में मिलती रहेंगी, भिन्नता मिलती रहेगी। तो भारत में आप देखेंगे कि 4 भाषा परिवार के लोग हैं। जो भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे तो जब देखा था कि कौन सी भाषा भारत में बहुरूपीय प्रकार भाषा परिवार का सदस्य है भारत, और उसमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसको बोलने वाले 73% लोग आपको बहुरूपीय परिवार के मिलेंगे। फिर द्रविड़ परिवार को आपने देखा था। फिर इसके बाद में और भी जो भाषा परिवार है उनका अष्टक के बारे में देखा था।
इंडो चाइना के बारे में देखा था, जो भाषा परिवार है, तो उसमें परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो विविधताएं थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ उसके साथ साथ तो जब इनकी भाषा परिवार के आधार पर देखेंगे तो इनकी लैंग्वेज भी भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो कन्नड़ है, केरल है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तमाम सारे ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि उधर भाषा बोली जाती हैं, जो कि हिंदी से आपकी भिन्न है। इसी तरह से आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएंगे तो वहाँ विविधता मिलेंगी। आप कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको विविधता दिखाई देगी। पंजाब वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा आपको बदल जाएगी। महाराष्ट्र में पठारी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ मराठी वगैरह आपको मिल जाएगी। तो भारत विविधताएँ समेटे हुए राष्ट्र ऐसा है। तो जब देश हमारा गुलाम था तो उस समय तो राष्ट्रीय चेतना इस रूप में जागृत थी कि भाई हमको विदेशी सत्ता से दूर जाना है। तो वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, सब लोग सामान्य तरीके से भारत को एक करने के लिए एक मुखर हुए थे, और किसी एक लैंग्वेज को भी उनको अडाप्ट करने में और राष्ट्रीय भाषा के आंदोलन में एक प्रतिनिधित्व किस लैंग्वेज में हो, भाषा में हो, तो उसके लिए भी लोगों का, जैसे कांग्रेस जो का गठन हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि इसको अपने तरीके से इस रूप में इसको देखा कि जरूरी है कि भाई राष्ट्र को किसी एक मुद्दे पे रहें। अगर हम अपनी लैंग्वेज को लेकर के, अपनी भाषाओं को लेकर के अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर बटे रहेंगे तो हम अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे। तो इस नाते सारे क्रांतिकारी जो है एक भाषा के, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट करने में उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं और चीज़ें को करते हैं, और उसमें अपना हिंदी उसी भी नाते फलती फूलती भी बड़े पैमाने पर है। लेकिन साथ ही साथ जब देश आज़ाद हो जाता है तो परिस्थितियाँ थोड़ी परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तन इस रूप में होता है कि जो क्रांतिकारी लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को समर्थन देते हैं, वही राजभाषा के रूप में जब हिंदी को अडॉप्ट करने की बात आती है तो वहाँ पर वो इसका समर्थन नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो अलग अलग राज्य अलग अलग मतलब भाषाओं को प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। इवन ऐसा ही आप देखेंगे कि जब आज़ाद हुआ हमारा राष्ट्र और जब राज्यों के गठन की बात आ गई तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, बड़े पैमाने पर वहाँ पर भाषाई आधार पर क्रांति हुई, आंदोलन हुआ। आमरण अनशन पे बैठे लोग, वहाँ पर डेथ भी हुई, मौत हो गई उनकी। और उस कारण से आपने देखा है, कभी इस पर चर्चा हम विशद रूप से करेंगे, तो बाकी चीज़ें हम लोग इसको आगे देखेंगे। अभी यहाँ इतना जान लीजिए कि इतना आंदोलन हो जाता है कि सरकार को मजबूर होकर के भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर देना पड़ता है। इसी नाते पहला एक राष्ट्र ऐसा हो जाता है आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठित कर दिया जाता है राज्य। तो इस तरह से मतलब विविधताओं से भरा हुआ भारत रहा है। तो इस कारण से किसी राष्ट्रीय भाषा को मतलब इस रूप में न घोषित करके राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे यहाँ। इस नाते राष्ट्रभाषा का जिक्र न करके कि कोई घोषित कर दिया कोई राष्ट्रभाषा, बल्कि राजभाषा घोषित की गई। अब राजभाषा क्या होती है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी शासक वर्ग होते हैं, जितने भी राजतंत्र मतलब जो राजतंत्र रहे हों, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। उनके काम काज करने की एक तरह से कहिए कि उनके सरकारी दस्तावेज की एक ज़रूरत होती है कि सरकारी दस्तावेज किस भाषा लैंग्वेज में हो। तो अगर हम बात करते हैं मुगलों की, तो मुगल जब हमारे यहाँ आते हैं तो चूँकि मुगल मध्य एशिया के रहने वाले थे तो उनकी भाषा अरबी फारसी थी। तो वो क्या करते थे कि सारी चीज़ें अरबी में, फारसी में लिखा करते थे। ठीक है। तो अकबर के काल से अगर हम देखें तो सरकारी दस्तावेजों की जो लिखावट की उसकी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड थी, वो अरबी में थी। ठीक है, अरबी और फारसी में थी। और वो दौर चलता है, मतलब ये उनके सरकारी जितने भी दस्तावेज कामकाज की जो भाषा होती है वो अरबी फारसी रहती है। ठीक है। इसके बाद से ये चलता रहता है लगभग 1813 तक, जब तक मैकाले नहीं आते हैं और उस पर सुधार, शिक्षा के सुधार पे नहीं अपना कुछ कार्य करते हैं, तब तक ये अरबी फारसी भारत के राजकाज की भाषा रहती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की। अगर हम बात करें कि अकबर के काल से ले लें तो वहाँ से फिर हम अगर देखते हैं तो अकबर के काल में राजकाज की भाषा स्टार्ट हो जाती है अरबी फारसी में होने के लिए। तो भारतीय सारे काम जो होते थे वो अरबी फारसी में हुआ करते थे। मैकाले जब आते हैं, मैकाले के दौर से व्यवस्था बदलती है। अंग्रेज़ों के दौर का जो पीरियड चल रहा होता है वहाँ पर आता है अंग्रेजी भारत की राजकाज की भाषा हो जाती है। और ये तब तक रहती है जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं हो जाता है। और जब देश हमारा आज़ाद होता है तब भी, चूँकि हमारा जब देश आज़ाद हो रहा होता है तो उसमें देखा हम लोगों ने कि एक जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी चूँकि प्रखरता से उभरी हुई थी, सभी लोग एक बात पे सहमत थे कि कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग एक भाषा के रूप में करके इसको लड़ रहे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए लोगों में विभेद आने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो चूँकि उसके पहले के दौर में, यानी मैकाले से लेकर के आज़ादी तक का जो पीरियड चलता है, उस समय के पीरियड में
इंग्लिश में ही सारे वर्क हुआ करते थे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अकबर के काल से लेकर के और मैकाले तक की जो राजकाज की जो भाषा हुआ करती थी वो हमेशा ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं वो हमेशा अरबी फ़ारसी में थी। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैकाले से लेकर के आज़ादी तक आ जाते हैं, तो वहाँ पे सारे राजकाज के कार्य जो हुआ करते थे, यानी ऑफिशियल वर्क जितने भी हुआ करते थे वो सारे कार्य जो है इंग्लिश में हुआ करते थे। तो देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो एक चुनौती सामने आ गई कि भाई अब राजकाज की भाषा किस रूप में किया जाए। तो सवाल पैदा हुआ कि इसके लिए बड़े विरोध होने शुरू हो गए। भाषाएं कमेटियां गठित की गई भाषाई आधार पर कि भाई कौन सी भाषा की जाए। तो बड़ी लगभग उठापटक के बाद की स्थिति में अगर देखेंगे तो 11 सितंबर से 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 के मध्य में एक बैठक होती है जहाँ पर राजभाषा के लिए गठित क्या की जाए, भारत की क्या राजभाषा हो, उस पर बड़ी बहस चलती है। बहस के बाद फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल उसके पहले ये व्यवस्था कर दी गई कि लेकिन अगले 15 वर्षों तक के लिए यानी कि लगभग 50 से लेकर के 50 में तो हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी रूप से लागू हुआ था। तो वहाँ से लेकर के अगले 15 साल के लिए यानी कि लगभग 65 तक 15 वर्षों तक क्या कह दिया गया कि अंग्रेजी में ही मतलब जो है भारतीय जो राजकाज की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश रहेगी। और हिंदी मतलब हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया गया, लेकिन चूंकि हिंदी तुरंत चेंज करना था तो इस नाते इसको, और दूसरी चीज़ हिंदी को तुरंत अगर कर देते तो उसमें दो दिक्कतें आती। एक तो सारे कामों को करने में दिक्कत आ जाती, जहां भी इंग्लिश में काम हो रहे थे तुरंत हिंदी में हो जाते। दूसरा, वे लोग जो हिंदी के विरोध में थे वे लोग भी प्रखरता से उभर आते। तो इस नाते इसको दो लैंग्वेज के रूप में अपना लेकर के चले कि इंग्लिश 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा तो रहेगी ही रहेगी, और साथ ही साथ 15 सालों में तब तक हिंदी अडॉप्ट कर लेगी उसका प्लेस को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है भारतीय संविधान में। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन बाकी शेष चीज़ों में अभी भी, जैसे न्यायपालिका को देख लेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज रहा करती है उसके लिए भी प्रावधान था। आर्टिकल 348 में ये बात कही गई है कि लैंग्वेज वहाँ पर हिंदी के लिए, लेकिन वहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया। वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में ही सारे काम होते हैं। जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा आप देखेंगे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके अलावा सदन की कार्रवाइयाँ जो हैं उसके बारे में सब चीज़ों पे आगे चर्चा करेंगे हम लोग। हम बात कर रहे थे कि मतलब ये कैसे मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की उपज हुई। तो अगले 15 सालों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को रखा गया। ठीक है, और कुछ चीज़ों में तो अभी भी अंग्रेजी बनी हुई है और कुछ जगहों पे हिंदी ने इसको अपना स्थान रिप्लेस कर लिया। तो अब अभी तक आपको समझ में आ चुकी होगी बात कि हिंदी की क्या स्थिति रही है। हिंदी के विरोध में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषी लोगों का या हिंदी भाषा का बड़ा विरोध किया गया, जो कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा हमारी है। और भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित की गई, संविधान में कोई इसका स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज का प्लेस दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उनके संदर्भ में आपको थोड़ी सी समझ इसमें बनी होगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि कुछ तथ्य क्या हैं, इसके जो राजभाषा बनी है इसके संदर्भ में भी कुछ देख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए इसमें देखते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ जो तथ्य हैं उनके संदर्भ में देखते हैं, जो बातें हमने की उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी राज के कामकाज की जो भाषा होती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। जो भाषा देश की राजकीय भाषा के लिए प्रयुक्त होती है, यानी राजकीय कार्यों के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, राजकीय कार्यों के लिए भाषा के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। पहले ज़माने में क्या था, राजाओं, नवाबों, जैसा कि मैंने बताया कि ज़माने में इसे दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दरबार में जो यूज करने वाली भाषा होती थी वो दरबारी भाषा कहलाती थी। चूँकि वहाँ पर उस समय कानून दरबार ही हुआ करता था तो वहाँ पर सारी भाषा जो प्रयोग में लाई जाती थी, इसी नाते उसको राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहा जाता था, दरबारी भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा सरकारी कामकाज को चलाने की, और ये कैसे उपजी, तो देखिए जो सरकारी कामकाज होता है वो किस रूप में किया जाए, है ना, किस रूप में किया जाए, एक मूल विषय इसका था। ये उसकी उपज की राजभाषा का, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या ज़रूरत पड़ी, राजभाषा की ज़रूरत क्या पड़ी, तो राजभाषा की ज़रूरत इस नाते पड़ती है कि पूरे कैसे कोई शासन संचालन में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा और किस विधि से करेंगे। क्योंकि मान लो भारत के संदर्भ में जैसे आप देखते हैं जो संविधान में आपने देखा तो 22 भाषाएं आपको मिलती हैं, है ना। तो 22 भाषाओं में से किस भाषा में काम करें, जब तक कोई राजकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज जब तक नहीं रहेगी तो कोई किसी भाषा में करेगा तो कुछ को समझ में आएगा, किसी को कोई किसी लैंग्वेज में करेगा, किसी को कुछ समझ में आएगा, तो एक कंट्राडिक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो इस नाते कोई ऑफिशियल लैंग्वेज रखना मस्ट है।
अदरवाइज आप मान लो सदन की कोई कार्रवाई चल रही है, अब सदन की कार्रवाई में कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो समझ में नहीं आएगा ना। इस नाते ये दिक्कतें होती हैं। हालांकि उसके बारे में भी जब हम चर्चा करेंगे सदन में अनुच्छेद 210 120 के बारे में, 210 के बारे में, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। संसद में जो प्रयोग होने वाली भाषा 120 जो है अनुच्छेद 120 के तहत, वहाँ पर देखिए संसदीय कार्रवाई के लिए जो है लैंग्वेज के बारे में बात की गई, हिंदी में लैंग्वेज में होगी। इसके अलावा स्पीकर को ये पावर रखी गई है, दी गई है कि वो अपने मातृभाषा में भी बात कर सकता है। तो वो तमाम सारी बातों पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, तो वो भी परमिशन उनको दी गई है। उसी तरह से विधानसभा में 210 के तहत, अनुच्छेद 210 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि विधानसभाओं में भी अपनी जो है हिंदी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी और कामकाज की भाषा जो हिंदी होगी। तो यहाँ पर कुल टोटल जो राज्य को चलाने में, शासन व्यवस्था को संचालित करने में किसी भाषा की जो जरूरत पड़ती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी की उपज है राजभाषा का जन्म होना। अदरवाइज हमेशा नेशनल लैंग्वेज से ही काम चल जाता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकाज की भाषा भारतीय हो। जैसे आपने देखा कि जो मुस्लिम आए तो उन्होंने अरबी फारसी कामकाज की भाषा कर दी, तो उसके लिए देखिए नेशनल लैंग्वेज के लिए तो मस्ट है कि नेशनल लैंग्वेज होगी तो वो वही की होगी, मतलब वो वहाँ की अपनी भाषा होगी। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बाध्यता नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मातृभाषा में से ही कोई एक होगी, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज तो मातृभाषा में से ही कोई एक होगी, यानी उस देश में जब बोली जाती रही होगी उन्हीं में से ही कोई नेशनल लैंग्वेज बनेगी। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे राजभाषा आप कहते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं रही है कि ये आपकी मदर टंग ही हो, यानी कि मातृभाषा में से ही कोई हो। जैसा कि मैंने उदाहरण आपको बताया कि जो हमारे यहाँ की भाषा थी, जो मुस्लिम लोग आए वो अरबी फारसी में आए, जबकि अरबी फारसी यहाँ की लैंग्वेज थी ही नहीं, तो वो अरब से आए तो उन्होंने अडॉप्ट किया। इंग्लिश यहाँ की थी नहीं, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो अपनी शासन व्यवस्था संचालित की, उन्होंने कामकाज किया, वो इंग्लिश को अडॉप्ट किया। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि राजभाषा के लिए बाध्यता नहीं है कि वो मतलब जो है मातृभाषा ही कोई हो। और नेशनल लैंग्वेज के लिए एक मस्ट है ये कि वो कोई एक राष्ट्रीय भाषा कोई वही हो सकती है जो मातृभाषा में से ही कोई एक होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राजकाज की कामकाज चलाने की जो आवश्यकता की उपज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हमारे यहाँ है, ठीक है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, ये बात मैंने अभी आपको जिक्र में बताई थी, किया था जिक्र इसका कि हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, ठीक है, उल्लेख किया गया है। और 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दी गई, किसको, हिंदी को, ठीक है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, इसी नाते 14 सितंबर को हम लोग क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं इसको, ठीक है। तो संविधान के रूप में राजभाषा घोषित कर दिया गया, इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग रेगुलर प्रतिवर्ष मनाते हैं इसको। साथ ही साथ राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, वह स्वभाषा भी हो सकती है, परभाषा। स्वभाषा मतलब अपने राष्ट्र की भाषा यानी कि मातृभाषा जिसे मैंने कहा है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा भी हो सकती है और परभाषा भी हो सकती है, यानी कि दूसरे देश की भाषा भी हो। जैसे अभी अरबी फारसी देखा आपने, अंग्रेजी देखा, ये सब क्या है, बाहर की भाषा है, यानी विदेशी भाषा। परभाषा मतलब यानी कि इसको कह सकते हैं विदेशी भाषा कह सकते हैं, विदेशी भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा, और ये हो सकती है देसी भाषा यानी देश में बोली जाने वाली भाषा यानी मातृभाषा, ठीक है, ये हो सकती है। जैसा कि मुगलों के शासनकाल में अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक जो है फारसी लैंग्वेज रही है, और मैकाले से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है अंग्रेजी भाषा रही है, जो कि मैंने बताया आपको। जबकि स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि स्वभाषा है। हिंदी कैसी भाषा है, स्वभाषा यानी मातृभाषा हमारी है। राजभाषा का एक निश्चित मानक रूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है अपनी चीज़ें, इसके बारे में कुछ था आपको। इसके अलावा अगर हम देखें हिंदी के संदर्भ में और भी कुछ चीज़ें, तो राष्ट्रभाषा के पूर्व जो छोटे छोटे मतलब इस पर मैंने अभी आपको चर्चा की, कुछ तथ्य यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो राष्ट्रभाषा के स्वतंत्रता के पूर्व छोटे छोटे जो राष्ट्रनेता हमारे हुआ करते थे, छोटे बड़े जो राष्ट्रनेता थे, उन्होंने क्या राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे। उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त जो है हिंदी के नाम से बिदकने लगे, यानी विरोध में आ गए। यही कारण था कि संविधान सभा ने सिर्फ हिंदी पर विचार नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ था, राजभाषा के नाम पर बहस
11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1949 के मध्य में तक चर्चा चली। और साथ ही साथ हिंदी नहीं, हिंदी के अलावा हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और हिंदुस्तानी। अब कुछ बड़े नेता हमारे गांधी वगैरह जो विचारक थे उन लोगों का मानना था कि हमारे यहाँ की लिपि कौन सी हो, देवनागरी लिपि हो या हिंदुस्तानी लिपि हो। इसको लेकर के बड़ा डिस्प्यूट था, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। बहरहाल अभी यहाँ पे देखिए कि तो जो मतलब राजभाषा अडॉप्ट की जाए उसके लिए जो 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 के मध्य में जो डिस्कशन चला उसमें बात रखी गई कि हिंदी रखी जाए, अंग्रेजी रखी जाए, संस्कृत रखी जाए या हिंदुस्तानी रखी जाए के दावे पर विचार किया गया। किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों में थी, यानी कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई जो है संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषा टिक नहीं पाई। डिबेट आके फाइनली इस पर रुका कि इंग्लिश या तो हिंदी और इंग्लिश में लेकर के संघर्ष की स्थिति बनी। तो इसी कारण से जब ये स्थिति बनी हिंदी या अंग्रेजी में से, तो चूंकि संविधान सभा के सारे सदस्यों को संविधान बनाना था और सभी की महती भूमिका थी, तो सबका रिस्पेक्ट रखते हुए 15 वर्षों के लिए इंग्लिश को मस्ट कर दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों को कर दिया गया। और फिर कहा गया फिर आगे विचार किया जाएगा कि इंग्लिश को ख़त्म किया जाए या आगे स्टैंड किया जाए। तो कुछ जगहों पर तो समाप्त कर दिया गया इंग्लिश को, फाइनली हिंदी को ही कर दिया गया, खासतौर से उन क्षेत्रों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे। बाकी और जगहों पर इंग्लिश और जो है हिंदी को, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या उनकी मातृभाषा को वहाँ पर कामकाज की भाषा किया गया। ठीक है, तो आगे ये बात है समर्थकों के बीच देखने को मिला। हिंदी समर्थक वर्ग में भी दो गुट थे। एक गुट था जो देवनागरी लिपि का भी मतलब जो के बारे में देवनागरी लिपि का समर्थक था, हिंदी समर्थक था। ठीक है, देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी की जो लिपियाँ होती हैं ना, दो तरह की लिपियाँ, एक तरह से एक तो देवनागरी लिपि, हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर अच्छे से समझेंगे इसको देवनागरी लिपि कैसे अडॉप्ट की गई और क्या इसका खासियत क्या होती है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि वह हिंदी भाषी समर्थक था। दूसरा गुट था जिनका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद आदि 2 लिपियों वाली हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थे। यानी ये चाहते थे कि 2 लिपियां जिनमें विकसित की गई हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। ये कौन? गांधी जी, नेहरू जी और अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ये लोग थे सहमत। लेकिन फाइनली क्या होता है, देवनागरी लिपि ही अडॉप्ट की जाती है। हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थक के बीच मुंशी अय्यर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया कि जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी, यानी कि एक समिति भी गठित की गई और जो कि इस पे काफ़ी विरोध था कि मतलब हिंदी रहे या ना रहे। तो उसमें मुंशी हैं और अय्यर महोदय के मतलब एक फार्मूला निकाला उसमें से समझौते के तहत पे, और उस समझौते का परिणाम था कुछ निष्कर्ष निकल के आया कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में क्या क्या किया जाए। और जब हिंदी अडॉप्ट कर ली गई तो उसके साथ साथ इंग्लिश की क्या स्थिति रही। तो ये फार्मूला पूछता है कि मुंशी एवं अय्यर फार्मूला जो है वो क्या फार्मूला रहा, उसकी क्या कंडीशन, क्या शर्तें रही, क्या बातें रही हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी। तो ध्यान रखा जाए इसमें कि यानी कि ये कहा गया इस फार्मूले के तहत कि राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। तो किसी को जब राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाती तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऐसे दक्षिण भारत के बहुत सारे कंट्री ऐसे राज्य रहे हैं जिनको बहुत आपत्ति थी। जैसा कि मैंने बताया कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर ही हुआ, तो उस नाते उसको हिंदी की जो लैंग्वेज को जो मतलब जो बाध्य की गई उसको ये कह के भाई कि ये सरकारी कामकाज की भाषा है, यानी कि ये राजभाषा है, ना कि आपकी नेशनल लैंग्वेज इसको किया जा रहा है, जिससे कि किसी को ये ना फील हो कि हमारे भाषा के साथ अन्याय हो गया। ठीक है, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, कुछ हद तक पंजाब आप ले सकते हैं, और मोस्टली दिल्ली का पूरा एरिया है, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये सब हिंदी भाषी है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन भारत की यहीं रहती है। तो बाकी लोगों को ये लगता था कि हम कम भाषी हैं और हमारा उतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो ये दिमाग में जो भावना लोगों को बैठी हुई थी, तो इसको भी कम करना था। इस नाते फार्मूला निकाला गया, इस फार्मूले के तहत चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे जो मुस्लिम हमारे भाई थे उनको भी बड़ी आपत्तियाँ थी कि नहीं ये लैंग्वेज ये नहीं। तो बहुत थोड़ा भारत जो है विविधताओं से संपन्न राष्ट्र है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये दिक्कतें आनी निश्चित तौर से एक स्वाभाविक सी बात है। तो उसके फार्मूले के तहत निकाला गया कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा न कह करके उसको राजभाषा का उसको स्थान दिया गया। एक बात ये थी। साथ ही साथ ये कहा गया कि संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्ष तक की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी, इस नाते कि उनको संतुष्ट किया जाए। जो लोग हिंदी के विरोध में हैं उनको संतुष्ट कर दिया जाए कि आप अंग्रेजी में ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंग्रेज जब तक थे तब तक अंग्रेजी थी, तो उसको अडॉप्ट करिए और बाद में देखा जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति बनती है। फिर इसके साथ क्या स्थिति बनती है, एक
स्पष्ट निर्देश के अनुसार अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। ठीक है, हिंदी और हिंदुस्तानी के विवाद को जो है वो समस्या सॉल्व कर ली जाती है। हिंदी और हिंदुस्तानी का मुद्दा आप देख ही रहे कि कौन सी लिपि हो, उसको लेकर के जो डिस्प्यूट था। आगे देखते हैं, संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग 17, आप देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 भाग 17 है, इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान का भाग 17 भाषाई आधार पर मतलब भाषा को लेकर के ये हमारे हैं, और उसमें आपको बताया गया आर्टिकल 343 से 43 से लेकर के 351 तक भारतीय मतलब जो है भारतीय राजभाषा जो है उसके संदर्भ में बातें बताई गई हैं। और एक अनुसूची भी हमारी इसमें स्थान दी गई है, अनुसूची 8, उसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कितनी भाषा, 14 भाषाएं थी मूल संविधान जब बना, बाद में अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। आगे चलने के बाद में कुछ और परिवर्तन भी हो सकते हैं, वो एक समय की बात है, वहाँ पर चर्चा करेंगे उसके बारे में। 8वीं अनुसूची में दिए गए संविधान की ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावे के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बातें बताई गई हैं कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद देखिए आप याद रखिएगा कि हिंदी के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, किन अनुच्छेदों में है। इनकी एक अनुच्छेद की डिटेल भी हम लोग आगे करने वाले हैं अगली वीडियो में, उसमें आप लोग देखेंगे। जिसमें अब इतना समझिए, भाग 17 जो है ये पूरी तरह से अनुच्छेद 343 से लेके और 351 के मध्य में अपने पूरा प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ अनुसूची जो हमारी 8 है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें पूरी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। और ये आर्टिकल 343 से लेके 351 के मध्य जो बातें बताई गई हैं, उनमें से 2-1 के बारे में मैं जिक्र कर लेता हूं कि जैसे संसद की जो हमारे सदन की जो कार्यवाही होगी, आर्टिकल 120 के तहत वो कार्यवाही जो होगी हिंदी में होगी। ठीक है, ये बात उल्लेख किया गया है, उसमें वेटेज दिया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है, अनुच्छेद 120 में संसद की जो लैंग्वेज होगी, कामकाज की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। उसी तरह से प्रत्येक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके लिए आर्टिकल में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 210 में ये उल्लेख किया गया विधानसभाओं के कामकाज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि जो कामकाज की जो भाषा होगी वो हिंदी रखी जाएगी। प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में उल्लेख किया गया। इसी के साथ हमारे जो संघ की भाषा होगी, संघ मतलब यानी सरकार की जो कामकाज की भाषा होगी, वो अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 345 में क्या किया गया है, राज्य की जो भाषा होगी, राज्य की कामकाज की जो भाषा होगी, यहाँ पर क्या था, अनुच्छेद 120 में था संसद की जो भाषा होगी, उस संसद के कामकाज की जो भाषा होगी उसके बारे में था। अनुच्छेद 210 जो था वह राज्यों के विधानमंडलों में कामकाज की भाषा के संदर्भ में उसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में कहा गया है सरकार के कामकाजों की भाषा, है ना, सरकार यानी संघ सरकार के कामकाजों की जो भाषा होगी उसके संदर्भ में बताया गया बात। और अनुच्छेद 345 में जो कहा गया है वो राज्य की मतलब राज्य यानी स्टेट्स की जो अपनी जो लैंग्वेज होगी, कामकाज की जो भाषा होगी उसके संदर्भ में यहाँ पे उल्लेख किया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 348 जो हमारा कहता है वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, उसके लैंग्वेज के संदर्भ में बात बताता है। और विधानमंडलों के जो विधेयक हैं उनके लैंग्वेज के संदर्भ में बात कही गई है, अधिनियमों के संदर्भ में बात की गई है, आदि के प्रयोग में की जाने वाली भाषा के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। आशा करता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में एक अच्छी समझ आपकी बनी होगी इसके बारे में। और आगे हम लोग देखेंगे कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारी अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में जो हमारी 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, कब कब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और कौन सी भाषा का कब भारत में मतलब जो है संविधान में उल्लेख किया गया, मूल संविधान में कौन कौन सी लैंग्वेज थी और मूल संविधान में कौन नहीं थी, कौन मूल संविधान में ना होते हुए भी 22 भाषाओं में भी सरकारी काम का जैसे अंग्रेजी हमारी है वो हमारे संविधान में है कि नहीं है, उसके बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब विषयों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपकी थोड़ी समझ विकसित हुई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।